लेकिन चौथे सीजन में भाई विनोद ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग, मान गए। कोई उस आदमी के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। पहली एलिजिबिलिटी अमीर होने की गद्दारी है। 2014 से पहले कितने लोग कांग्रेस में थे, इसमें थे, उसमें थे, सब छोड़ छाड़ के रूलिंग पार्टी में आ गए, सब मौज कर रहे हैं। बता रहे हैं पहले तो गवर्नमेंट थी ही नहीं, पहले तो बहुत बुरा हाल था इंडिया का। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014। पता नहीं कैसे वो दोबारा लौट कर आएंगे। आ जाएंगे, बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता, फिर आ जाएंगे वापस। पता नहीं क्या हमारे दिमाग पे चढ़ गया था, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ भी मुझे समझाती थी, पर मुझे बहुत दौरे पड़ते थे, और पता नहीं क्या हो गया था। फिर पब्लिक उनके पीछे हो जाएगी कि भैया बीमार हो गए थे। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है कि बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। जहां हम ब्लाइंड किताब को मानते हैं कि पूरा भी जाना, मुड़ना मत, पता लगा शेर आ रहा सामने तो मुड़ जाओ, बचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो भगवान ने तुमको ये दिया, ये इसीलिए हम मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इसको झुकाते हैं। सारे धार्मिक स्थलों में एक चीज कॉमन है, क्या? सर का झुकाना, सजदा, कि भगवान इसको ठीक रखना, बाकी हम संभाल लेंगे। दिल्ली में आज से 3 साल पहले कुछ लोग गए चिड़ियाघर घूमने, तो शेर के पिंजड़े के सामने खड़े थे और एक साथ झुक रहे थे ज्यादा। वो वीडियो देखा होगा तुमने, पीछे से किसी ने शेर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आदमी है वो भी देख रहा है कि क्या कर रहे हो, हमारी टेरिटरी में कूद गए तुम। एक तो शेर, वो भी पिंजड़े में, सोचो कितना डिप्रेशन में रहा होगा। बकरी वकरी रहती तो चाट वाट के चली गई होती। शेर, मतलब शेर तो छोड़ो, कुछ कुत्तों की ऐसी नस्ल होती है अगर तुम उनको दिन भर चेन में करके रखो तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, बहुत। रॉटवेलर उनमें से एक है, उनकी आदत नहीं है पिंजरे में रहने की, बंद रहने की, कैद रहने की, और ताकत होकर भी पिंजरे में रहना पड़े तो भाड़ में गई ताकत ऐसी। लेकिन आदमी यहां से बदतमीज है, धोखे से ले गया, बंद कर दिया, तो सब टहलते रहते हैं पिंजरे में कि भाई सामने पड़ रहा हो मार डालेंगे, हाथ जोड़ रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर जाओ उधर, एक बार उसको समझ में नहीं आया, खींचा, मार डाला। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? 3 की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठे, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही, और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लम्बरदार हो, क्योंकि जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? वो 12 साल की पिक्चर थी नहीं, हमारा खानदान में शूरवीरों का खानदान है, कहता है इसका भी खानदान शूरवीरों का है। राजपाल यादव को कहता मेरी तरफ से ये लड़ेगा। वो भी सीन बड़ी प्यारी है, ओमपुरी बुलाता है शीतल, एक लड़की दिखाई पड़ती है उसको, तो तुरंत बाँ वहां चढ़ा के चलने लगता है। फिर वो लड़की दोबारा बुलाती है शीतल को, कहते ये क्या धोखाधड़ी का काम करते हो, पहलवानों की लड़कियों जैसे नाम रखते हो। अफगानिस्तान बाबा रामदेव नहीं जा सकते और ना सदगुरु जा सकते, क्योंकि अशांति वहीं पे है जहां बहुत ज्यादा पैसा है। ये इनको शांति चाहिए, इनको इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना पैसा है, पर जैसे ही घर में आते हैं वैसे परेशान हो जाते हैं। मन कहता फिर चलो वही मॉल में बैठो, वहीं सो जाओ, मॉल से निकलो बियर बार चले जाओ, बियर बार से निकलो मैच देखो, अकेले मत बैठो। प्रॉस्परस आदमी अकेले होने से डरता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नींद। तुम में से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी, कितने लोगों को नहीं आती? हाँ चलो ईमानदारी से बता दो, नहीं आती ना, पलटते पलटते रहते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग तुमसे रूबरू होता है। जैसे ही आंख बंद करोगे
अमीर नहीं, अमीर तो गलत शब्द, भिखमंगे। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची, जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर है, भिखमंगा है। बहुत लोग मंदिर में बैठते हैं डेली, फिर भी खाई नहीं खाते हैं। क्या फर्क पड़ा मंदिर में बैठने से? बहुत लोग मस्जिद जाते हैं, आज फ्राइडे है जाएंगे नमाज पढ़ने, जैसे मस्जिद के बाहर निकलेंगे तुरंत जला लेंगे। कहा भैया अंदर शांति नहीं मिला? मतलब ऐसा जला रहे हो जैसे पोस्टमास्टर हाउस से बाहर आ रहे हो। मतलब मस्जिद से जो आदमी निकलेगा वो नाचते हुए निकलेगा, अल्लाह से रूबरू होके आ रहा है। उसको कौन सी टेंशन? उसको कौन सी टेंशन? मंदिर में बैठ के खाई नहीं बना रहा तो फेल हो तुम। ये जो पढ़ रहे हो किताब पढ़ डालो। उसका टारगेट पूरा हो गया था ना, उसके बाद कुछ कब्जा करने के लिए बचा ही नहीं था। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है वो। कलिंगा वॉज द लास्ट टारगेट। अंग टू कलिंग, अंग पे कब्जा शुरू किया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने कब्जा किया, खत्म किया कलिंग पर अशोक ने। उसके बाद कुछ कब्जा करने को बचा नहीं था। तब उसने नाटक किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं डेड बॉडी देख रहा हूं, मैं खून देख रहा हूं। राजा को और देखना क्या है? राजा डेड बॉडी नहीं देखेगा तो महात्मा थोड़ी देखेगा। पंचायत 4 सीरीज में कहता नहीं है, मारता उसको, कहता भला प्रधान पे गोली किसने चलाई? कहता बता दे नहीं तो दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा, गार्लिक। नेता है ना, राजा है, उसके लिए हत्या एक आम बात है। कहता बता दे नहीं तो मिट्टी में दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा, लहसुन। राजा को बातें किसकी करनी है? अहिंसा की। कि द वॉर इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड वी शुड ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट वॉर एंड दिस क्रूशियल जंक्चर ऑफ टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद इंडिया। अरे मोदी ने कहा इंडिया का नाम कहां से ले ले भैया? We aspire and pray to Almighty that the war should immediately come to an end because Iran has agreed to sell the oil at the rate of $. उनको ईरान से अपना पैसा चाहिए और ईरान से वो कहते हैं कि आंख मत दिखाओ। जैसे हम कहते हैं तेल किस में बिकेगा? डॉलर में। ये लोग आंख दिखाने लगे अमेरिका को। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर अल गद्दाफी अमेरिका के बल पे ही गद्दी पे बैठे। तेल का पैसा आया, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बनाए हार्वर्ड की तरह, स्टैनफोर्ड की तरह, ये भी तो बना सकते थे। इनके बच्चे खुद पढ़ने आते हैं अमेरिका और कहते हैं हम अमेरिका को मार डालेंगे। तुम भिखमंगे, तुम्हारे कायदे की यूनिवर्सिटी नहीं है। अमेरिका को कोई मार सकता है तो उसका नाम है चाइना। अगर चाइना कहता है हम अमेरिका को मारेंगे तो फिर वो सही कहता है। उसने अपने आप को उतना ताकतवर बना रखा है और बना ही रहा है। ये 315 का कट्टा लिए हुए लोग, इनकी हिम्मत देखो, अमेरिका को आंख दिखा रही है तो उसको बुरा लगता है कि तेल की कीमत सिर्फ डॉलर में सेट होगी। गद्दाफी ने कहा नो, विल सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन गोल्ड। हम सोने के बदले तेल बेचेगा। अरे बोले सोने के बदले तेल बेचेगा? अब सोने के बदले तेल बेचोगे मतलब डॉलर की हिगमनी खत्म हो जाएगी, डॉलर की सुप्रीमेसी, डॉलर कमजोर हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। मार डाला गद्दाफी को, चटा चटा। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? पहले ताकतवर बनो तब आंख दिखाओ। सद्दाम हुसैन ने कहा वी विल सेल ऑयल इन यूरो, हम ऑयल को यूरो में बेचेगा। अरे बोले ऐसे कैसे बेचेगा? तुझको वही फांसी लटकाएंगे जो तूने बनाया फांसी घर, वो उसी ने बनाया था, उसी में लेके लटका दिया उसको। सीरिया, ये लोग अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। इन्होंने अमेरिका से दोस्ती की, ठीक है, काम लिया। चीन ने यह काम नहीं किया। अगर तुम चीन की हिस्ट्री पढ़ो 1949 से अब तक एकदम सेट गोल था उनको। इकोनॉमी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। आज ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उनके पास नहीं है?
तुम्हारे पास B2 है, हमारे पास F-35 है, आओ। और आज फाइनेंशियली अमेरिका ने भी चाइना से पैसा ले रखा है। चाइना इज अ वर्ल्ड पावर, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ही नहीं। उसे गोल्स सेट थे एकदम क्लियर। माओ जेडोंग, डेंग सियाओपिंग, सुन यत सुन, एक से एक शानदार लीडर। हम एक साहब से मिलने गए तो उनके पीएस ने मुझसे कहा, अभी 10 दिन पहले की बात, तो उनके पीएस ने मुझसे कहा, मिस्टर रोजा, मैंने कहा 5 minutes ओनली, ओनली 5 minutes, यू हैव ओनली 5 minutes, आफ्टर 5 minutes आई विल गिव यू द साइन फ्रॉम आउटसाइड, यू जस्ट कम आउट। मैंने कहा कहां पढ़े हो? ओह आई एम फ्रॉम, बाहर से पढ़ा हूं। क्यों? मैंने कहा भारत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा तुम विचार करो, मैं आता हूं अंदर से। मैं जिस आदमी से मिलने गया था, मैंने उससे 5 मिनट बाद कहा कि योर पीएस हैज सेड टू मी दैट आई हैव ओनली 5 minutes। हु इज दिस पीएस ब्लडी? यू सिट डाउन। और इतनी देर बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे, फिर मैं निकला। मैंने कहा और भारत का मतलब पता चला? कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से, तो बता रहे हैं कि अर्जुन का पहिया, कर्ण का पहिया धस गया, अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के कि भाई पहिया निकाल रहा है, तब तक हम बना ले। तो भगवान ने पलट के देखा पीछे, कहा क्या बे? कहा कि निकाल ले पहिया। अरे बोले निकाल लेगा तब न मार पाओगे बेटा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, स्टंप के पीछे से खेलता है। अगर पहिया निकाल लेगा ना बेटा, तुमने तो इसकी ऑफ स्पिन देखी ही नहीं। जिसने शेनवॉन को बॉल करते हुए नहीं देखा, मतलब बॉल 60 पे टर्न होती है ठीक है, 70 पे टर्न होती है ठीक है, 120, 180 पूरी पूरी बॉल बैट्समैन देख रहा है कि कहां जा रही भैया, गेम कहां जा रही। ऑफ स्टंप पे फेंक के लेग स्टंप उड़ा रहे हो। मजा आता था शेनवॉन को खेल, मैं वो बॉलिंग करता था, मैं देखता जरूर था। कुछ दुनिया में ऐसे खिलाड़ी हैं इनको देख के मजा आता है। सनत जयसूर्या, आंख बंद करके खेलना है, आंख खोलनी ही नहीं है, किधर भी मारना है, किधर भी, चाहे जिधर बॉल जा रही। इसलिए तो बहुत लोग पढ़ लिख कर भी बहुत, आज देखो बड़े लिखों की संख्या बढ़ गई, उतनी समस्या भी बढ़ गई। 1950 में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन समझदार बहुत। कौन कौन राजा बनना चाहता है? किसको किसको राजा बनना है? राजा बनने का अगर फॉर्मूला, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, कौन कौन राजा बनना, खटाखट हाथ उठाओ। यही हाथ उठवाकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये जो फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर पैदा हुआ, यही भारत का आदमी, ड्यूप्ले को पता चल गया कि इस देश का आदमी राजा बनना चाहता है। उसने कहा बस फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, इनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो। तो चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को बैठाया गद्दियों पे, हैदराबाद और कर्नाटक, और जंग के इन लोगों ने पैसा दिया रहा है, बोले बस हो गई व्यवस्था, बस हो गई, बोले इन्हीं से पैसा लो। अरे वाह, सरई का साग खा रहा, बहुत बढ़िया अर्पित खरवार, कोई बात नहीं। तो जितने लोग राजा बनना चाहते हैं उनको एक बात सीखनी पड़ेगी रॉबर्ट क्लाइव से। दम चाहिए, दम। मुर्दे क्या बनेंगे, हिजड़े क्या बनेंगे, वो दम चाहिए। मन, शरीर, जितने लोगों को नीरज क्या कमेंट लिखा, मास्टर भले ही गुंडागर्दी करता हो पर मजेदार पढ़ाता है, और पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरी, लेकिन पढ़ लो पहले रॉबर्ट क्लाइव। तो भाई कंपनी ने कहा कि यार ऐसा है कि अब क्या किया जाए, तो बोले यार वही बुलाओ जो खेल चालू किया था। बोले किसने किया? बोले रॉबर्ट क्लाइव ने। बोले बुलाओ, तो बुलाए रॉबर्ट क्लाइव को। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया। एनसीईआरटी में ही हेडिंग है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का द्वैत शासन। पहला जो P = P, ये फॉर्मूला याद रखना है, P = P। अगर राजा बनना है तो इस सिद्धांत पर काम करना है, P = P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। डायरी बनाओ, अपनी प्राथमिकता लिखो और प्राथमिकता के हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तैयारी कर रहे हो, मिडिल क्लास के लड़के हो,
तैयारी करने में दिन भर सोचना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसी में प्रेम कर लिए। अब प्रेम गड़बड़ नहीं है, गलत समय पे कर लिए। जिस वक्त तुम्हें बैठ के इकोनॉमी और पॉलिटी का संबंध सीखना है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का संबंध सीखना है, भाई अंटार्कटिका में राज्य स्थापित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता, और बिना टैक्स के राज्य नहीं हो सकता। कितना गहरा संबंध है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री। जिस समय तुम्हें यह सोचना है उस समय तुमने प्यार कर लिया और छोड़ दी तो गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होकर प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी तो पहले राजा बन जाओ तो सब कुछ मिलेगा। और ये पॉलिसी ये लगाओ, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब रॉबर्ट क्लाइव की प्रायोरिटी क्या है? ब्रिटिश राज्य की नींव रखना। अब देखो कितने शानदार तरीके से इसने रखा। फिर आता हूं तुम लोग के बाद, बड़ा ध्यान से पढ़ना, गाली देते रहो आराम से, पर बॉस कोई पढ़ाया नहीं होगा। बहुत लकी हो गया अगर किसी ने तुमको इस तरह से पढ़ाया होगा, लेकिन कोई पढ़ाया नहीं होगा। और पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लो फ्री यूट्यूब पर, और तुम सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। नहीं तो छोड़ देंगे पढ़ाना, क्या फायदा। तुम सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। बस जैसे अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। तो राजा, अगर कोई भी राजा पढ़ना हो, अकबर, अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक, कॉर्नवालिस, किसी को भी पढ़ना हो, फॉर्मूला लगाना P=P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अगर कोई भी राजा अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बना रहा है तो सफल होगा वो, और अगर राजा प्राथमिकता को निगलेक्ट कर रहा है तो असफल हो जाएगा। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, कूद पड़े रिक्शे वाले पर। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया। फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पीछे आई हो गई। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, अरे मैंने कहा भाई, पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल हो जाते लोग, गाली देने लगते हैं। तरी लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो। अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए। अब इसने पहला काम किया जो रॉबर्ट क्लाइव ने, गौर करना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। एक तीर से 3 निशान, एक तीर, ट्रिपल शॉट्स बाय अ सिंगल एरो। एक तीर से 3 निशान। कौन कौन? क्वेश्चन मार्क लगाओ। कौन 3 निशान? पहला निशाना मुगल बादशाह शाह आलम, दूसरा निशाना शुजाउद्दौला, तीसरा निशाना बंगाल। मीर कासिम तो भाग गया। वो उसको अगर पकड़ लेते मीर कासिम को तो रतिशंकर शुक्ला की तरह इससे काका काका बुलवाते और फिर बहुत मारते इसको, तो भाग गया। तो एक तीर से 3 शिकार। कैसे? पहले पकड़ा शाह आलम को, मुगल बादशाह शाह आलम, इसको पकड़ा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इससे की। हाँ क्या आलम? अरे बोले मान लिया माई बाप, वजीर बहुत परेशान किए हुए, अंधा कर दिया था, हम आप लोगों से लड़ना नहीं चाह रहे थे, इस सूजवा भड़का दिया हमको। अरे बोले ऐसे सूजा तुमको भड़काया? बोले साहब आप लोग तो भगवान का अवतार लग रहे हैं गोरे गोरे से,
अरे बोले तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तो ऐसा करो इलाहाबाद और कड़ा ले लिया। किससे? शुजाउद्दौला से। इनसे इनका दो सबसे उपजाऊ इलाका इनसे ले लिया, अवध से। अवध से इलाहाबाद और कड़ा ले लिया। कभी जाओगे कानपुर से इलाहाबाद की तरफ तो रास्ते में काड़ा मानिकपुर पड़ेगा, बड़ा फेमस काड़ा वहां मंदिर है। तो अवध से इलाहाबाद और कड़ा सबसे उपजाऊ क्षेत्र, देखो कितने हिसाब से मार रहा है। कड़ा और इलाहाबाद ले लिया अवध से, और इसको दे दिया शाह आलम को, और शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। कहा तुम यहीं रहो इलाहाबाद में, और हमारे पेंशनर तुम्हारी सारी रक्षा पानी सब हम करेंगे, सब व्यवस्था हम करेंगे, टेंशन मत लेना। ये क्लाइव भाई, ये वॉटसन भाई, ये सब भाई लोग बैठे हुए हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, हमारे साथ रहो, घबराना मत। अरे बोले बीपी है? अरे बोले बीपी भी ठीक हो जाएगा। ये देखो अवध का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, सबसे आय वाला क्षेत्र ले लिया, झटका अवध को भी दिया। इलाहाबाद और कड़ा अवध से लिया, शाह आलम को दे दिया। शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया कि बोले बाबूजी तुमको पेंशन देंगे, तुम यहीं बैठो, हमारा एक काम कर दो। शाह आलम ने कहा क्या? बोले यार हमको बंगाल का दीवानी चाहिए। अरे बोले बाबूजी आप ही का है, ले लीजिए। तो शाह आलम से क्या लिया? दीवानी। दीवानी मतलब राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। शाह आलम से ले लिया बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्यों लिया? शाह आलम से क्यों लिया? क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां पे, शाह आलम से क्यों लिया? थ्योरेटिकली जो है मुगल अभी भी भारत के राजा है, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली खत्म। थ्योरेटिकली अभी भी मुगल भारत के राजा हैं, प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली है। तो जब मुगल बादशाह से दीवानी ली, इसका मतलब यह है कि अब कोई दूसरा भारतीय राजा उस पर दावा नहीं कर सकता या उसका विरोध नहीं कर सकता। भाई आपके पिताजी घर के मुखिया हैं और उन्होंने मुझे मर्सिडीज की चाबी दे दी, तो घर का कोई आदमी उसका विरोध कैसे कर सकता है? इसलिए दीवानी ली शाह आलम से कि कोई भी भारतीय राजा, कोई भी जमींदार, कोई भी सामंत इसका विरोध ना कर पाए। विरोध से बचने के लिए कंपनी दीवान बन गई, मुख्य राजस्व अधिकारी, लेकिन कंपनी विदेशी है और ट्रेडर है, उसको बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो फिर कंपनी ने क्या किया? डेप्यूटी दीवान नियुक्त कर दिया। किसको? शिताब रॉय को। शिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी क्या है? विदेशी है और ट्रेडर है, पता ही नहीं कुछ। तो शिताब रॉय को डिप्टी दीवान बना दिया कि रॉय साहब, हाँ बोले साहब, बोले पैसा कलेक्ट करके जमा देते रहना, अरे हो जाएगा। पहला टारगेट शाह आलम, अपनी उपलब्धि को लीगल एक्सेप्टेंस, वैधानिक मानता कि हमने कोई छीना नहीं किसी से, सब कागज पे काम हुआ है, बैनामा है, ये देख लो। किसने दिया? बोले मुगल बादशाह ने दिया है। बोले हम मुगल बादशाह अगर दे रहा है तो ब्रिटेन भी विरोध नहीं कर सकता, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगा तुम कैसे बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो? तो कागज दिखा देंगे साहब ये शाह आलम हुआ दिया है साहब। अब जब घर के मुखिया ने ही दे दिया तो कोई विरोध कैसे कर सकता है? मराठा कहते कि तुम तो यार ट्रेडिंग कंपनी हो, तुम कैसे वहां से पैसा कलेक्ट कर रहे हो? बोले शाह आलम हुआ दिया यार। कंपनी के दुश्मन बैठे हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो तुरंत चिल्लाने लगेंगे कि अरे तुम ट्रेडिंग कंपनी हो क्या, बंगाल का राजस्व इकट्ठा कर रहे हो? अरे बोले शाह आलम हुआ दिया यार। इसको कहते हैं लीगल एक्सेप्टेंस। न देश के अंदर न देश के बाहर इस उपलब्धि का कोई विरोध नहीं कर सकता। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।